औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक बार फिर मैं एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ जो है वो रोशनी से है, मैं इसलिए ये कहता हूँ कि इल्म जो है वो रोशनी है और जो इल्म के उलट मुतज़ाद जो टॉपिक है या जो मुतज़ाद जो टाइटल है तो गैर तालीम याफ्ता होना, तो वो अंधेरा है, जहालत है। तो आज की शख्सियत अनीस अफजल साहब हैं जो सुपीरियर कॉलेज गुलबर्ग कैंपस के प्रिंसिपल हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जब भी मेरे दिल में जो ख्वाहिश है कि मैं ऐसे हल्का अहबाब में बैठूं जिनका ताल्लुक़ इल्म से हो और हम इल्मी जो है ज़ोक़ जो है वो हमारे अंदर जो एक उसकी चाशनी है हम उससे महजूज़ हों। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, जज़ाकल्लाह। तो सर, आपसे सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन ये है कि आप इस फील्ड में कैसे आए? सर, एक शौक़ था। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं रोशनी की, वाकई ये रोशनी है। अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों पे ही इसको अनायत किया हुआ है और अल्लाह ताला का इसमें हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। मेरे सर जो पेरेंट्स हैं वो किसी ऐसे घराने से नहीं थे जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन अलबत्ता उनकी ख्वाहिश ज़रूर थी कि हमारे बच्चे पढ़ें। अनफॉर्चुनेटली जब स्टार्टिंग में जो मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, वक्त ने कभी इस चीज़ का मौका ही नहीं दिया उनको पढ़ने का। वो बेचारे अपने काम काज में लगे रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का कि उसने मुझे ये मौका दिया। तो मैं बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब मैंने मैट्रिक वहाँ से किया तो मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि मैं इंटर जो है वो लाहौर में आके करूँ। बस वहाँ से एक सिलसिला स्टार्ट हुआ कि यार अल्लाह ताला ने अगर ये अपॉर्चुनिटी दे दी है तो बस फिर इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो इंटर जो ही स्टार्ट हुआ तो बस फिर चलते चलते हेले कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हूँ। बीकॉम ऑनर्स पहला बैच था जहाँ से मैंने इसकी स्टार्टिंग ली और उसके बाद फिर यूसीपी से एमफिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी हुई है और इसी चीज़ को, इसी रोशनी को आगे जो है वो फैला रहे। मैंने जब भी ये रिसर्च की कि दुनिया में जो लोग आज बड़े कहलाते हैं, फिनांस के हवाले से हों, मुआशरे में प्रोमिनेंट अगर कोई हैं, मुआशरे में अगर कोई लीड करते हैं, तो ये सब एलीट क्लास से नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो डिज़र्विंग लोग थे और ये आज इस मुआशरे को लीड करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि एक डिज़र्व जो पर्सनालिटी है, एक डिज़र्विंग जो नौजवान है, वो बग़ैर कुछ अपने पास जो है सहूलियात रखे इस मुकाम तक पहुंच जाता है, लेकिन दूसरी जानिब हर सहूलत रखने के बावजूद वो लोग इस मुकाम पर पहुंच नहीं पाते? बहुत अच्छा सवाल है सर। ये वही रोशनी है जिसकी बात आपने पहले की है और इस रोशनी की जो चाह है ना वो हमें यहाँ तक ले आती है। जिस बंदे के अंदर भी इसकी चाह होगी, मेहनत होगी, लगन होगी, वही बंदा ये मुकाम हासिल कर लेता है। जिस तरह मैंने अपनी बात की तो मेरे में भी बस ये ही बात थी कि यार नहीं, हमने कुछ करके दिखाना है और अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया और माँ बाप की दुआएं थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी रोशनी को जो है ना उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया और उसी रास्ते के ऊपर हम चल रहे हैं और अल्लाह ताला ने जितनी इज़्ज़त इसमें बख्शी है, मैं नहीं समझता कि किसी भी जो है ना किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी सेक्टर में चले जाएं, शायद इतनी इज़्ज़त हो। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक बेटा जो है उसे अपने वालिदैन के लिए कैसा होना चाहिए और मौजूदा मुआशरे में एक बेटे के लिए आप क्या नसीहत करते हैं, एक बेटी के लिए आप क्या नसीहत करते हैं?
सर अनफॉर्चुनेटली हमारा मुआशरा जिस जगह पे चल पड़ा है, शायद हम लोग अपने पेरेंट्स से ही बहुत दूर हो गए हमें। पहली बात तो है ये कि अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए तो कामयाबी हमें सिर्फ़ और सिर्फ तब मिल सकती है जब हम लोग अपने पेरेंट्स की बात, अपने पेरेंट्स का एहतराम करें। अगर उनकी बात ना माने, अगर उनका एहतराम ना करें, तो दुनियावी लज्जतें हमें मिल तो सकती हैं, लेकिन आखिरत कभी भी हमें जो है वो क्लियर नहीं हो सकती। अगर हमें अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब करना है तो डेफिनेटली हमें जो है वो अपने माँ बाप का कहा मानना है। और जब हम लोग उसका कहा मान लेते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, तो सर फिर वो रोशनी फैलना शुरू हो जाती है। फिर आपका मुकद्दर खुद ही बन जाता है, खुद ही संवर जाता है। और ये चीज़ आप अगर देखें, जो भी लोग अच्छी पोस्ट पे आज भी बैठे हुए हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर माँ बाप की दुआएं नहीं हैं तो कभी भी नहीं हो सकता कि वो बंदा उस पोस्ट को डिज़र्व करता हो। और जहाँ तक बेटी की बात है, डेफिनेटली क्योंकि मुआशरा हमारा जो है वो काफ़ी ख़राब सिचुएशन की तरफ जा रहा है, इस मामले में डेफिनेटली हमें इस्लाम के रूबरू ही चलना चाहिए। बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जो भी तालीमात हैं, हम एज ए पेरेंट्स हमें रोल मॉडल बनना है। हमें रोल मॉडल बनना है अपने बेटे के लिए, हमें रोल मॉडल बनना है अपनी बेटी के लिए। अगर मैं खुद से नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मैं अपने बेटे को ये नहीं कह सकता कि तुम नमाज पढ़ो। डेफिनेटली हम लोग खुद से जब मिसले राह बनेंगे तो फिर ही हमारे बच्चे हमारे तगड़ पर जो है वो चलेंगे। पहली बात तो मैं ये तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें भी इस्लाह की ज़रूरत है। हम लोग खुद से इस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट करें, अपनी ज़िंदगियां संवारें, ताकि हमारे मुआशरा जो ख़राबी की सूरत की तरफ जा रहा है, हम लोग अपने बच्चों को उससे निकाल सकें। और वो इसी तरीके से निकल सकते हैं अगर हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, इस्लाम की जो तालीमात हैं, उसके ऊपर हम अमल कर सकें। एक क्वेश्चन मुझे बहुत तड़पाता है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के तमाम टूल्स को इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि मेरी उम्र के लोगों को टूल्स आते भी नहीं, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं देखता हूँ कि जब हम सोशल मीडिया टूल्स यूज़ करते हैं तो बेशुमार मोटिवेशनल लेक्चरर्स मौजूद हैं और दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप किसी मौजू पे विद इन नैनो सेकंड जो है आप उसको रिसर्च करके उस पर इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। जिस दौर में हमने जन्म दिया उस दौर में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना इतने मोटिवेशनल लेक्चरार मौजूद थे, ना इतनी रिसर्च मौजूद थी। लेकिन मोहल्ले में एक बुजुर्ग तमाम मोहल्ले के बच्चों को डांट के अपने घर भेज देता था। एक बुजुर्ग से डरते हुए हम सब लोग तमाम खेल कूद छोड़कर अपने अपने घरों को चले जाते थे, मस्जिद की तरफ चले जाते थे, किताबें पकड़ लेते थे। मगर आज इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी रिसर्च होने के बावजूद वो एथिक्स क्यों नहीं है? सर एक्चुअली ये सारी चीज़ रिलेट करती है रेस्पेक्ट से। ये रेस्पेक्ट हमें हमारे पेरेंट्स ने देनी है और हमने अपने बच्चों को वो चीज़ सिखानी है। वो जिस चीज़ को आप डर कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली वो मैं उसको अगर थोड़ा सा बेहतर वर्ड यूज़ करूँ तो एक्चुअली वो एहतराम था। उस मोहल्ले का जो भी वो बुज़ुर्ग हैं, वो उनका एहतराम इस तरह का था कि हम लोग उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते थे। और वो एक्चुअली वो एहतराम हमें दिया किसने? अगेन हमें वो एहतराम हमारे वालिदैन ने दिया कि हमें ये पता था कि ये बंदा हमसे बड़ा है तो इसकी हम लोगों ने रेस्पेक्ट करनी है। और एक्चुअली वही हमारे मेंटोर होते थे, वही हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, जिसको आज हम लोग जो है ना वो हर तरफ देख रहे हैं। हमें मोटिवेशन मिलती भी उनसे थी कि उनके जो 2 वर्ड्स हैं, बेशक वो सख्ती वाले थे, लेकिन वो किसी की ज़िंदगी संवारने के लिए बहुत थे। तो बात सिर्फ यही है कि हमें एहतराम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो एहतराम है, वो एहतराम ही हमें अपने पेरेंट्स से भी मिला है, वो एहतराम ही हमें अपने बुज़ुर्गों से मिला है। जब हम लोगों ने उनकी रिस्पेक्ट की है तो डेफिनेटली उसके रिवॉर्ड में उन्होंने हमें मोटिवेशन ही दी है। वो मोटिवेशन क्या थी? सीधा रास्ता। वो उन्होंने हमें सीधे रास्ते लगाया और उस सीधे रास्ते से चलते हुए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब हैं। 2-3 मसाले मैं आपको बताता हूँ कि हम जब छोटे थे तो मोहल्ले में किसी घर में शादी होती थी तो पूरे मोहल्ले की शादी होती थी। हम
वो सारा सामान इकट्ठा कर रहे होते थे, उसकी तैयारियां करते थे। अगर लड़की वाले हैं तो पूरे उस गांव की वो बच्ची होती थी। अगर लड़के वाले हैं पूरे उस गांव का वो बच्चा था, दूल्हा था। और खर्चे भी कम होते थे, लेकिन इतनी सेलिब्रेशन आज नहीं है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको जो है वो देता हूँ कि हम आम रूटीन में 14 अगस्त मनाते थे, ईद थी, उसके अलावा दीगर हमारे जो इवेंट्स थे, हमें 5 रुपये 10 रुपये यही मिलते थे। इससे ज़्यादा तो उस वक्त पॉकेट मनी साल ईद पे आम हालात में तो जो मिलती थी वो तो आप बच्चे सोच भी नहीं सकते। हाँ जी। तो हम 14 अगस्त को खुद झंडियाँ वो तैयार कर रहे होते थे, लगा रहे होते थे। 12 रबीउल अव्वल का जो है इस मौका पर हम खुद से सारी चीज़ें पूरी रात जागते थे, उसकी तैयारी करते थे। इसी तरह हम ईद जो है इसके हवाले से करते थे। हमारे टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो आप ये समझ लें कि 100 या 200 के करीब थे। और आज जितनी इन्वेस्टमेंट इन अहम त्योहारों पे हम सेलिब्रेशन के लिए करते हैं, ये उससे कई गुना कम थी। लेकिन आज का नौजवान, आज का बच्चा, मैं समझता हूँ उस तरह से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होता जिस तरह हम होते थे। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं, मुआशरे ने तरक्की की है या कोई ख़राबी पैदा हुई है या इसमें कोई और फैक्टर है? डेफिनेटली जी, ये मुआशरे की तरक्की नहीं है। जब हम लोग इस्लाम की तालीमात से हट जाएंगे ना, तो उसको आप कभी भी तरक्की का नाम नहीं दे सकते। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जिस तरह दिखावा नहीं करना चाहिए, हम लोग ऐसे मटेरियलिस्टिक दौर में चले गए हैं कि जहाँ पर सिर्फ दिखावा ही है। अब हम लोग अगर सेलिब्रेशंस भी कर रहे हैं ना, तो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। पहले तक क्या होता था, मोहब्बतें ज़्यादा होती थी, दिखावा कम होता था। लोग दिलों से जो है वो जुड़े हुए थे, लोगों के दिलों में एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती थी कि अगर मोहल्ले की एक बेटी है तो वाकई वो सब की बेटी है, तो उसकी अगर शादी है तो उसमें सब ने जो है वो इन्वॉल्व होना है। कोई चेयर्स उठा रहा है, कोई टेबल सही कर रहा है, तो वो एक्चुअली वो दिखावा नहीं होता था, वो मोहब्बतें थीं, वो प्यार था। लेकिन वक्त के साथ साथ मैं समझता हूँ कि हम लोग ज़्यादा ही मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, जिसमें हमारा वो जो एहतराम था, वो जो मोहब्बत थी, वो कम होती चली गई और शो ऑफ जो है वो ज़्यादा होता चला गया। अब इसी वजह से वो पटाखे तो बज रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो खुशी है ना, वो चंद लोगों की है। वहाँ पर बैठे हुए 50 लोगों में से 10 लोग होंगे जो खुश होंगे, 40 होंगे जो कि खुश नहीं होंगे। वो मोहब्बतें, वो प्यार, वो उल्फतें नहीं रही हैं। वो इसी वजह से नहीं रही हैं क्योंकि हम लोगों ने इस्लाम की तालीमात, मैं समझता हूँ कि छोड़ दी हैं। हम लोग उससे पीछे हो गए हैं, जिसकी वजह से ये मुआशरा हमारा तरक्की नहीं कर पा रहा। पूरी दुनिया जो है वो अपने जो असूल ज़वाबित हैं उनको तब्दील करने में लगी हुई है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने में लगी हुई है। तुलबा के पास बेशुमार मटेरियल है। अगर एक तालब इल्म जो है उसको अगर टीचर मैसर नहीं है तो वो यूट्यूब पे जाकर बेशुमार टीचर से पढ़ सकता है। एक अगर कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाके यूट्यूब पे लेक्चर ले सकता है, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। एक वक्त था कि बच्चे स्कूल से हट के ट्यूशन सेंटर में चले जाते थे और वहाँ पे कुछ देर के लिए पढ़ते थे और उसके बाद घर आ जाते थे और फिर सारी रात पढ़ते थे। उनके पास कोई मवाद भी नहीं था। लेकिन अगर उस दौर के तालब इल्म का मुआवजना आज के दौर के तालब इल्म से करें तो लिटरेरी जो रेट जो है वो तो बड़ा है, लेकिन जो उस दौर का जो तालब इल्म था उसकी कम्पिटेंसी और आज के तालब इल्म की कम्पिटेंसी में फ़र्क आया है। आप कौन सी ऐसी टिप देना चाहते हैं आज के बच्चे को कि वो उस पर अमल करे और वो भी वैसा ही बन जाए?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। इसमें दो चीज़ें हैं, दो आस्पेक्ट हैं। एक आस्पेक्ट है हम टीचर्स का जो हम लोग तालीम दे रहे हैं, और एक आस्पेक्ट है उस स्टूडेंट का जिसको हम तालीम दे रहे हैं। बात ये है कि पहले तक सिर्फ तालीम नहीं थी, उसके साथ तरबियत थी। एक्चुअली तालीमी दरसगाहों से ज़्यादा वो तरबीती दरसगाहें थीं। बेशक वो ट्यूशन सेंटर थे, बेशक वो स्कूल थे, जितने भी असातिज़ा थे वो भी उनको पता था कि बच्चे को मैंने किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। और हम लोगों ने इवन टाटों पे पढ़ा हुआ है और मारे खाई हुई हैं टीचर्स की, लेकिन हमारे पास इतने दो लफ्ज़ नहीं थे कि हम घर में जाके ये बता सकें कि मास्टर जी ने हमें कुछ कहा है, क्योंकि पेरेंट्स को भी यही पता था कि मास्टर जी ने कुछ कहा है तो हमारे कसूर है, उसमें असातिज़ा का कोई कसूर नहीं हो सकता। तो एक्चुअली उस तरबियत को लेते हुए वो जो हम थोड़ी देर पहले एहतराम की बात भी कर रहे थे, वो एहतराम का एलिमेंट भी कभी ख़त्म नहीं हो सका। अब अगर हम लोग आज के दौर की बात करें ना, आज हर तरफ तालीम है, यूट्यूब में भी है, गूगल आप कर लें वहाँ पर भी है, ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर तरबियत नहीं है। तो सबसे पहले जितने भी हम असातिज़ा कराम हैं, हम लोगों को भी इस चीज़ का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि हम बच्चे की तरबियत छोड़ दें। अब हम ऐसे अगेन वही बात है, हम ऐसे दौर में शामिल हो गए हैं, दाखिल हो गए हैं कि हम लोग सीधी बात करते हैं कि यार बस ये चीज़ बच्चे को पढ़ाई और पढ़ा कर फारिग करवाएं कि ये काम है जो कि बच्चे को देना है, इसको ये काम आ जाए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ सब चीज़ से ज़्यादा ज़रूरत उसकी तरबियत है कि अगर हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग अगर जोहर की नमाज का टाइम हो गया तो बच्चे को बोलें कि हाँ यार हम लोग जमात करवाते हैं, असातिज़ा आप लोग पीछे खड़े हो, ये है उस तरबियत का हिस्सा। अगर कोई बच्चा खा रहा है कोई चीज़ तो हम लोग उसको सिखाएं कि यार सुन्नतें क्या हैं। तो जब तक हम लोग बच्चे की तरबियत नहीं करेंगे, और फिर वही बात आ जाती है कि इसी तरबियत एक्चुअली जब हम इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लाम भी तरबियत का ही नाम है। उसने भी हमें जो तालीम दी है वो तरबियत की ही दी है। तो मेरे ख्याल से जो आपका जो क्वेश्चन है इसमें कमी जो है वो तरबियत की है। हमें अपने बच्चों पर, हमें अपने घरों में तरबियत की बहुत ज़रूरत है। हम असातिज़ा, मैं तमाम असातिज़ा कराम से भी ये कहूँगा कि हम लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि तालीम का मयार अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं अगर हम लोग बच्चे को साथ में तरबियत देंगे तो। अच्छा सर, आप आते हैं, आप जिस इदारे में बैठे हैं, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद दोनों जो सूरतें हैं उनमें आपका क्या लाया अमल है? पहले आपने क्या प्लानिंग कर रखी थी और इस इंस्टीट्यूट को कैसे रन करते थे, और अब आपके पास क्या प्लानिंग है और किस तरह से आगे आप इसको कैरी ऑन रखेंगे? मैं जिस इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर 2 कोर्सेज़ करवाते हैं, एक बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और एक एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। मतलब बीएस लेवल का स्टूडेंट भी आता है, बैचलर्स लेवल का भी और मास्टर्स लेवल का भी। पहले तक तो ज़ाहिर है फ़िज़िकल क्लासेस थी। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले तरबियत की बात की, मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता हूँ, और जो आम रूटीन में जिस तरह टीचर्स अपना लेक्चर्स देते हैं थोड़ा सा उससे डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। उसका तरीक़ाकार यही है कि हम लोग साथ में, अगर आप लोग हमारे रूम्स वगैरह को देखें तो प्रोजेक्टर मौजूद हैं। बात यह है कि हम लोग तालीम दे रहे हैं तो साथ में तरबीती तौर पर कोई क्लिप्स वगैरह भी मैं साथ में बच्चों को ज़रूर देता हूँ। वो बेशक इस्लाम के साथ रिलेटेड हैं, वो हमारे जो है वो इंसानी इक़दार के साथ रिलेटेड हैं, जिससे हम लोग अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो पहले तक तो हम लोग इस तरह जो है ना वो चल रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, बड़े अच्छे तरीके से हम लोग चल रहे थे। कोरोना वायरस आ गया तो हमारे चेयरमैन साहब का विजन ये था कि जी हम लोगों ने इसको जो है वो एज ए चैलेंज के तौर पर लेना है और इसको भी ओवरकम करने की पूरी कोशिश करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर यूनिवर्सिटी वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर लाहौर में जिसने 14 को कोरोना का जो है वो फर्स्ट ये आया था 14 मार्च को, कि जिसकी वजह से तमाम क्लासेस ऑफ हैं, और 16 मार्च को पहले हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी विद इन 1 डे। और उसमें हमारा विजन यही था कि बच्चों को हम लोग कंप्लीट वो तालीमी मयार दें जो कि हम लोग फिज़िकली जो है वो दे रहे थे। लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें जो है वो फ्लॉज तो रहे हैं,
लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश हम लोगों ने की है कि बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें बहुत कामयाब भी रहे हैं। जैसे कि हमारा पूरा सेमेस्टर ये जो है ये ऑनलाइन ही चला है। लेकिन डेफिनेटली जब फिज़िकली तौर पर जब बच्चा आता है तो जो हम लोग वैसे उसकी तालीम और तरबियत कर सकते हैं, कोरोना ने डेफिनेटली इस चीज़ को जो है वो काफ़ी हमें डिस्टर्ब किया है। आज थोड़ी मेरी आवाज़ जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। तो सर ये अभी आगे जो आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होगा तो उसमें अगर ये हम कोरोना से बाहर नहीं निकलते, अभी चूँकि गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया, तो फिर तो ऑनलाइन सिस्टम में ही रहेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम इससे निकल आएंगे। तो उसके बाद दो तरह की प्रॉब्लम्स फेस करेंगे इदारे। एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी क्योंकि ज़ाहिर है इतने माह से ऑलरेडी ये इदारे बंद हैं। तो दूसरी जो प्रॉब्लम होगी वो इतने लंबे अरसे के बाद बच्चे जब वापस आएंगे तो हमारी एक वो फितरत में चीज़ शामिल है कि हम जब उसमें आराम में चले जाएं तो फिर हम थोड़ा सा दोबारा एक्टिवेट होने में कुछ टाइम लेते हैं। तो ऐसी सूरत में आप किस तरह से बच्चों को फौरी इस तरह से चार्ज कर लेंगे कि वो उसी तरह दोबारा से फ़ाल जो है वो हो जाएं और तेज़ी से इस सिस्टम के अंदर जो है वो अपने आप को दोबारा जो है वो फ़ाल किरदार अदा करने के काबिल बना लें? क्योंकि हम बचपन में जब छुट्टियां होती थी 3 माह की तो हम जब वापस आते थे 1 माह हम उसी में रहते थे। लेकिन अब टाइम नहीं बचेगा क्योंकि सेशन स्टार्ट होगा और साथ ही आगे पेपर्स भी करीब आ जाएंगे। तो आप इसके लिए कोई स्मार्ट स्टडी सिस्टम बनाएंगे या कोई और आपके पास उसकी प्लानिंग है कि जिसमें सिलेबस भी पूरा हो जाए और जो है वो बच्चे जो हैं उनको सिलेबस के साथ साथ जो है पेपर्स की भी एक अच्छी तैयारी हो जाए? हमारा ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला ऑलरेडी जारी है, जिसमें हम लोग हमारा हद्दुल इम्कान कोशिश हमारी ये है कि बच्चे की स्टडीज़ का कोई हर्ज ना हो। अलबत्ता कुछ आस्पेक्ट हैं जिसको फ़िज़िकली तौर पर ही देखा जा सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बच्चे को रिसर्च करवाते हैं। अब रिसर्च में बच्चे का प्रॉब्लम ये आता है कि डाटा कलेक्शन करते हुए उनको दिक्कत आ रही है कि ऑनलाइन में वो कलेक्शन नहीं हो सकती। तो ज़ाहिर है हम लोग फोकस करेंगे कि जो ही फिज़िकली कोई ये कंडीशंस बनती हैं और बच्चे आते हैं तो हम लोग उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस करें। सेकेंडली बात ये है कि एक चीज़ है जो कि मोटिवेशन है। जब तक हम लोग बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे बच्चा वर्क नहीं करेगा। तो हम लोग पूरी हद्दुल इम्कान की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि बच्चे को मोटिवेट किया जाए, उसको बताया जाए और उसको ये चीज़ क्लियर करवाई जाए कि पहले तक कितना हमारा ऑलरेडी नुकसान हो चुका है और उसको हम लोग किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट रोड मैप अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऑलरेडी तैयार कर लिया हुआ है, जिसको आप स्मार्ट स्टडी का नाम ही जो है वो दे रहे हैं। तो आप वही कह लें उसको कि हम लोगों ने वो स्मार्ट स्टडी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया हुआ है, जिसके थ्रू बच्चा इंशाल्लाह अपने वो जो भी फ्लॉज हैं उसको ओवरकम कर लेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो अब ये भी बच्चे को फ़ायदा होगा कि आपके ऑलरेडी क्लाउड क्लासेस चल रही हैं तो साथ ये फ़िज़िकल क्लासेस भी जो हैं वो हो जाएंगी तो रिकवरी तो हो जाएगी। तो आगे आपका ये जो इदारा है, अब आपने ज़ाहिर है मुझे इतना टाइम दिया तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपका हक़ है कि आप इस इदारे के हवाले से अपने जो आपके आगे एडमिशन्स हैं उनके हवाले से अपना टोटल जो है वो आप उस हवाले से हमारे सामीन को बताएं कि वो अगर एडमिशन लेना चाहें तो वो यहाँ किस तरह पहुँच सकते हैं और उनको यहाँ क्या क्या सहूलियात मिल सकती हैं। स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी उनको गाइड कर दें। हमारा ये जो फोरम है यहाँ पर हम लोग 2 प्रोग्राम चला रहे हैं, एक बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और एक एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बीएस प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो कि इंटरमीडिएट कंप्लीट करके आते हैं और जो एमएससी है ये उनके लिए जो कि अपना बैचलर्स कंप्लीट करके आते हैं। दोनों के लिए अकाउंटिंग और फाइनेंस की सहूलियात मौजूद हैं। हम चेयरमैन साहब ने बहुत ज़बरदस्त विजन हमें दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम लोग अपने बच्चों के अंदर ऐसी इक़दार लेकर आएँ कि हमारा बच्चा जॉब प्रोवाइडर हो, जॉब सीकर ना हो, कि जब यहाँ से वो फ्री हो जाए तो वो ये कहे जी कि मैंने जॉब नहीं ढूंढनी है,
बल्कि हम लोग उसको किसी ऐसे स्टेटस के ऊपर लेकर आए कि उसका अपना बेशक छोटा सा ही बिजनेस हो लेकिन वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहा हो। इसी चीज की कड़ी यहाँ पर एक और है जिसको हम लोग 3U1M के नाम से कहते हैं कि बच्चा 3 साल यूनिवर्सिटी देगा और 1 साल जो है वो मार्केट में जाएगा। हमारा यहाँ पर भी ऐसा ही है, 3 साल बच्चा हम लोगों के पास पढ़ता है और जो लास्ट ईयर होता है मतलब 2 सेमेस्टर्स होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे को हम लोग मार्केट में भेजें और जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उसको बच्चा हमारे पास लेकर आए और उसका सोल्यूशन हम लोग जो है वो बच्चे को दें। इस तरह फ़ायदा ये होता है कि बच्चा स्टडीज़ के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी जो है वो सीख जाता है। तो ये सहूलत भी जो है वो मौजूद है। एक और विजन है जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। हमारी जितनी भी स्टडीज़ हैं, बेशक MSc है बेशक BS है, उसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप करवाते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा मेजर फोकस ये होता है कि बच्चा बेशक छोटे ही लेवल पे सही लेकिन अपना बिजनेस करे। जब वो अपना बिजनेस करेगा उसके पास दो सहूलियात हैं, या वो न्यू बिजनेस कर सकता है या अगर उसके पास अपना कोई अपने पेरेंट्स का बिजनेस मौजूद है तो उसको वो स्केल अप कर सकता है। और जहां तक आपने बात की है स्कॉलरशिप्स की, स्कॉलरशिप्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। उसमें अगर किसी बच्चे के मार्क्स जो है वो बेहतर हैं, 70-80% है तो वो तो 100% ही जो है वो ऑफ है उसकी फ़ी। लेकिन अगर 75% तक है तो फिर हम लोग उसमें जो है वो 25% तक रियायत दे रहे हैं। आपका चूंकि शोबा जो है ये दीगर शोबों से थोड़ा मुख्तलिफ है, तो आप कोई इस हवाले से इवेंट्स भी करवाते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्चुअली ये सुपीरियर कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी कनेक्टेड है सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जो भी इवेंट्स होते हैं हम लोग उनका हिस्सा बनते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं तो हम लोगों का यहाँ पर हाउस अलहदा बनेगा, जिस तरह लास्ट टाइम भी अनीस हाउस के नाम से बना था। तो इसी तरह कोई भी इवेंट आता है, जैसे कि हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में बच्चों को लेकर जाते हैं, म्यूज़िकल कंसर्ट्स वगैरह होते हैं, उसमें भी हम लोग जो है वो पार्टिसिपेट करवाते हैं। इसी तरह जो है वो मजहबी तौर पर भी बहुत सारे फोरम्स मौजूद हैं। इवन ICMR होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, उसमें भी हम लोग अपने बच्चे को पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर महीने कोई ना कोई इवेंट बच्चों का चल रहा होता है। ये सर बहुत ही अच्छा जो है ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी, और मैं समझता हूँ कि जब तक हम इदारों में इस तरह की रिफॉर्म्स नहीं करते तो हम अपने बच्चों को इस जदीद स्टडी सिस्टम के अंदर जो है वो उनको सक्सेसफुल नहीं बना सकते। जैसे आपने इंटर्नशिप की बात की, तो यही वो चीज़ें हैं जो बच्चा यहाँ से सीख कर निकलता है तो उसका एक जो बीच में वो उसका टाइम वेस्ट होता है जाके आगे उसमें मुख्तलिफ जो तजर्बात करने में जी जी, तो वो बच जाता है, क्योंकि उसको एक गाइडलाइन मिल रही होती है और वो उसके ज़रिए से सीख कर उस टाइम को भी बचा लेता है। वो हमारे मुल्क के लिए भी बचता है, उस बच्चे के लिए भी बचता है। बेशक बेशक। तो इस सिटिंग के इख्तिताम पे मैं आपसे एक क्वेश्चन जो है वो ज़ाती सा करूँगा, और वो क्वेश्चन ये है कि एक बाप और एक टीचर होने के हवाले से आप इस मुल्क के नौजवान को क्या पैगाम देते हैं कि जिस पर वो अमल करे और हमारा ये मुल्क जो है वो खुशहाल हो, तरक्की याफ्ता हो, और हमारे आज के नौजवान को दरपेश जो चैलेंजेस हैं वो ख़त्म हों। क्योंकि एक नौजवान के अपने तई बतौर शख्सियत जो है उससे भी कुछ किरदार अदा करना होगा, जहाँ उस्ताद की जिम्मेदारी है, वालिद की है। तो आप कौन सा ऐसा यूनिक पैगाम देते हैं? पैगाम यही है जी कि एज ए फ़र्द, एज ए मुस्लिम, एज ए क्रिश्चियन हमें एक अच्छा इंसान बनना है। इस मुआशरे के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी गली मोहल्ले के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ के लिए और इवन ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए हमारे अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए कि हम लोग किसी दूसरे की हेल्प कर सकें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 2 चीज़ें अगर हम लोग ठान लें, एक है रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, और दूसरी है हेल्प।
उन लोगों की जो कि डिज़र्वर्स हैं, जो कि डिज़र्व करते हैं। अगर हम लोग ये दो चीज़ें थाम लें तो अल्लाह ताला इतनी बरकत देंगे हमारी ज़िंदगी में भी और हमारी आखिरत में भी कि जो शायद हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने हमारी ये गुफ्तगू सुनी। अब इससे आप कितना इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं ये आप पर मुनहसर है। चाहे आप इस मुआशरे के नौजवान हैं, चाहे आप इस मुआशरे के बुज़ुर्ग हैं, आप किसी भी शोबा से वाबस्ता हैं बहैसियत पाकिस्तानी, हमारी कोशिश है कि हम हमेशा ऐसी वीडियोस बनाएं जिससे हमारे इस वतन अज़ीज़ में जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं उनका ख़ात्मा हो, चाहे वो इखलाकी हैं, मुआशी हैं, जिस तरह से हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।